We are going to discuss two important processes today. Number one is apoptosis, and the second one is going to be necrosis. So, first of all, we will put some light on apoptosis. Apoptosis क्या है? It is an ATP dependent programmed cell death. यानी कि ये ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, एक डिसाइडेड प्रोसेस है. ऐसे नहीं होता कि सेल को पता नहीं है और अचानक से सेल डेथ हो गई. ये एक प्रोग्राम सेल डेथ होती है. एक पूरा इसका प्रोसेस होता है, एक पूरे एक पाथवे के थ्रू एपोप्टोसिस प्रोसीड करती है. अब इसमें कौन कौन से पाथवेज इन्वॉल्व हैं? दैट इज़ इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक एंड परफेरिन और ग्रेंजाइम बी पाथवेज. इनकी डिटेल्स हम अभी देखेंगे यहाँ पर. ठीक है. इन प्रोसेसेस के रिजल्ट में क्या होता है? देयर इज एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेजेस. कैस्पेजेस और साइटोसोलिक प्रोटीएजेस. साइटोसोल के अंदर प्रोटीएजेस होते हैं, जो कि प्रोटीएजेस जो हैं वो एंजाइम्स होते हैं ना, जो कि प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं, बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड्स को हाइड्रोलाइज करते हैं. ठीक है. और इनकी एग्जांपल्स में कैस्पेजेस आते हैं, ट्रिप्सिन है, थाइमोट्रिप्सिन है. तो इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि एपोप्टोसिस में बेसिकली कैस्पेजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. इसके रिजल्ट में क्या होता है? देयर इज सेलुलर ब्रेकडाउन इंक्लूडिंग सेल श्रिंकेज, chromatin condensation, membrane blebbing, and formation of apoptotic bodies, which are then phagocytosed. ठीक है. जितने भी मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो फिर उसको फेगोसाइटोसिस के थ्रू डिस्ट्रॉय कर देते हैं. It is characterized by deeply eosinophilic cytoplasm and basophilic nucleus, pycnosis and karyorrhexis. ये टर्म्स हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किए हैं, तो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स. ठीक है. तो यू नीड टू रिमेंबर कि साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा इओसिनोफिलिक हो जाता है और जो न्यूक्लियस है वो बेसोफिलिक हो जाता है. पिक्नोसिस में बेसिकली न्यूक्लियर क्रोमेटिन की रिवर्सिबल कंडेंसेशन होती है, और कैरियोरेक्सिस में जो है वो हमारे पास न्यूक्लियर स्ट्रक्चर हो जाता है. सो काइंड ऑफ फ्रेगमेंटेशन हो जाती है पिक्नोटिक न्यूक्लियस की, और फिर न्यूक्लियर रेमनेंट्स बन जाते हैं. तो काइंड ऑफ सिमिलर रिलेटेड टर्म्स. Cell membrane typically remains intact without significant inflammation, unlike necrosis. तो necrosis में क्या होता है? drastic सेल मेम्ब्रेन रप्चर होती है, जबकि एपोप्टोसिस में सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है, इतनी इन्फ्लेमेशन भी कोई खास नहीं होती है. Then they say that DNA laddering, which is fragments in multiples of 180 base pairs, is a sensitive indicator of apoptosis. अच्छा, DNA laddering basically क्या है? It is the fragmentation of DNA into a 180 to 200 base pair multiples during the process of apoptosis. तो apoptosis के दौरान DNA fragmentation होती है, इसको हम DNA laddering कहते हैं. DNA laddering इसलिए कहते हैं because it forms a ladder pattern on gel electrophoresis. तो basically it is a hallmark of apoptotic cell death. ठीक है. ये it is a hallmark of apoptosis. तो अब हम डिस्कस करते हैं about the intrinsic mitochondrial pathway of apoptosis. This pathway is involved in tissue remodeling in embryogenesis. This is important. You need to memorize कि embryogenesis के दौरान tissue remodeling में intrinsic pathway of apoptosis involved होता है, यानी it is a planned pathway. It occurs when a regulating factor is withdrawn from a proliferating cell population. Example, decreased interleukin-2 after a completed immunologic reaction. इसकी वजह से क्या होता है? देयर इज़ एपोप्टोसिस ऑफ proliferating effector cells. ठीक है. ये सिंपल टर्म्स हैं, इनको आपने यू हैव टू मेमोराइज इट एज इट इज़. तो फिर से जब भी किसी proliferating सेल पॉपुलेशन में से रेगुलेटिंग फैक्टर को विथड्रॉ किया जाता है, तो उस सिचुएशन में ये पाथवे एक्टिवेट होता है.
It also occurs after exposure to injurious stimuli, for example radiation, toxins, hypoxia यानी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, इन कंडीशंस में भी ये पाथवे एक्टिवेट हो जाता है. It is regulated by BCL2 family of proteins. BCL2 basically it is termed for B cell lymphoma. B cell lymphoma 2 family of proteins. ये जो है ना ये एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स होती हैं. They basically inhibit the cytochrome C release from mitochondria और ये सेल सर्वाइवल को प्रमोट करती हैं. ठीक है, तो ये जो फैमिली ऑफ प्रोटीन्स है ये रेगुलेट कर रही होती है इस पाथवे को. बैक्स एंड बैक दे आर प्रो एपोप्टोटिक यानी कि ये एपोप्टोसिस को प्रमोट करें. दे आर बैड फॉर सर्वाइवल वाइल BCL2 एंड BCL XL दे आर एंटी एपोप्टोटिक यानी कि ये एपोप्टोसिस के अगेंस्ट होते हैं, एपोप्टोसिस नहीं होने देते. सो इसका निमोनिक एक इन्होंने बनाया हुआ है बी क्लेवर लिव. अच्छा, BAX and BAK they form pores in the mitochondrial membrane and then there is release of cytochrome C from the inner mitochondrial membranes into the cytoplasm. Cytochrome C है क्या? It is a mitochondrial protein. ठीक है, जो कि जब साइटोसोल में रिलीज होती है तो ये कैस्पेजेस को एक्टिवेट करती है ताकि एपोप्टोसिस इनिशिएट हो सके वाया दिस इंट्रिंसिक माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे. तो यही इन्होंने यहाँ बताया हुआ है. देयर इज रिलीज ऑफ साइटोक्रोम सी फ्रॉम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इनटू द साइटोप्लाज्म एंड देयर इज एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेजेस. यहाँ पर इंट्रिंसिक पाथवे यहाँ पर शो किया हुआ है. ठीक है, दिस इज़ द इंट्रिंसिक माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे कि कोई भी DNA डैमेज हुई रेडिएशन, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ या टॉक्सिन्स के रिजल्ट में या फिर मिसफोल्डेड प्रोटीन्स थी या हाइपोक्सिया की कंडीशन थी, P53 की एक्टिवेशन हुई. ये एक ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन है जिसकी वजह से बैक पाथवे ये एक्टिवेट हुआ. इसने माइटोकॉन्ड्रिया में से साइटोक्रोम सी को रिलीज़ करवाया. उसने कैस्पेजेस को एक्टिवेट किया और जिससे क्या हुआ, देयर इज साइटोस्केलेटल डिस्पर्शन. जो भी आगे मैकेनिज्म होता है एपोप्टोसिस का वो प्रोसीड करेगा. सही है. फिर उन्होंने क्या, BCL2 कीप्स द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इम्पर्मिएबल thereby preventing the cytochrome C release. यानी कि हमने पढ़ा ना BCL2 जो था वो क्या कर रहा था, वो एपोप्टोसिस को बेसिकली प्रिवेंट कर रहा था, सेल सर्वाइवल में को प्रमोट कर रहा था. तो यहाँ पर देखें BCL2 इनहिबिट कर रहा है किसको, ये साइटोक्रोम C के रिलीज को इनहिबिट कर रहा है. BCL2 ओवर एक्सप्रेशन ये किस में होता है, फॉलिकुलर लिम्फोमा T में, फॉलिकुलर लिम्फोमा में, जिसकी वजह से कैस्पेज की एक्टिवेशन नहीं होती और ट्यूमोरोजेनेसिस प्रिवेंट होती है. फॉलिकुलर लिम्फोमा क्या है, ये नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है, बी सेल लिम्फोमा है और इसमें BCL2 की ओवर एक्सप्रेशन होती है, एपोप्टोसिस नहीं हो पाती और जिसकी वजह से ट्यूमोरोजेनेसिस प्रिवेंट होती है. ट्यूमोरोजेनेसिस क्या है, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है जिसमें नॉर्मल सेल्स कैंसरस सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं थ्रू द एक्यूमुलेशन ऑफ जेनेटिक एंड एपीजेनेटिक म्यूटेशंस. ठीक है, अफेक्टिंग द ऑन्कोजीन्स, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स. ठीक है. Now comes the extrinsic pathway. It is also called as death receptor pathway. इसमें ligand receptor activations होती हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये receptor इन्होंने शो किया हुआ है. This is the ligand, ये receptor है, ये ligand है. उन्होंने क्या है, FASL एक मिनट सॉरी हाँ, इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है FASL बाइंडिंग टू FAS को CD95 भी बोलते हैं और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा बाइंडिंग टू इट्स रिसेप्टर. यहाँ पर इन्होंने शो किया हुआ है ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा ये अपने सबस्ट्रेट रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रहा है. इसी तरह FASL अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रहा है. FAS और FASL क्या है बेसिकली, FAS यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है इट इज़ CD95 और FASL जो है इट इज़ द FAS लाइगेंड. ये बेसिकली सेल सरफेस रिसेप्टर है और जो FASL है वो उसका लाइगेंड है. ये दोनों एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इस FASL जब FAS के साथ बाइंड करता है तो हमारे पास कैस्पेज एक्टिवेट होता है. ठीक है, और प्रोग्राम सेल डेथ प्रोसीड करती है यानी एपोप्टोसिस होती है. और अच्छा ये चीज़ आप याद रखें कि इस प्रोसेस में डिफेक्ट होने की वजह से ऑटो इम्यून डिजीज़ भी हो सकते हैं और लिम्फो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं. उसको हम आगे बढ़ते भी हैं.
FAS and FSL interaction is necessary in thymic medullary negative selection. ये क्या होता है, ये बेसिकली जो है ना, ये थाइमिक मेडल्ला के अंदर एक प्रोसेस होता है ये नेगेटिव सिलेक्शन का, जिसमें वो टी सेल्स जिनकी सेल्फ एंटीजेंस बॉडी के जो सेल्फ एंटीजेंस होते हैं उनके साथ वो वाले टी सेल्स जिनकी बहुत ज़्यादा हाई एफिनिटी होती है फॉर सेल्फ एंटीजेंस, दे आर एलिमिनेटेड। क्यों एलिमिनेट किया जाता है? क्योंकि वो ऑटो इम्यूनिटी कॉज कर सकते हैं। वो वाले टी सेल्स जो अपने ही सेल्फ एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं, वो ऑटो इम्यूनिटी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, उसकी कंडीशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए ये नेगेटिव सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। देन कम्स ऑटो इम्यून लिम्फोप्रोलिफरेटिव सिंड्रोम। ये क्या है? इट इज़ एब्रीविएटेड एज ALPS। इसमें क्या होता है, ये ना एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है बेसिकली। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो FAS मीडिएटेड एपोप्टोसिस होती है ना, उसमें डिफेक्ट आ जाता है। और इसकी वजह से बहुत सी कंडीशंस हो सकती हैं। लिम्फेडिनोपैथी हो सकती है। लिम्फेडिनोपैथी आपको आइडिया है ना, ये जिसमें लिम्फ नोड्स किसी भी इन्फेक्शन में लिग्नेंसी या इन्फ्लेमेशन की वजह से इनलार्ज हो जाते हैं। हेपेटोस्प्लेनोमेगली होती है, ऑटो इम्यून साइटोपिनियाज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बताया भी हुआ है। Autoimmune lymphoproliferative syndrome, it is caused by defective FAS and FSL interaction. There is failure of clonal deletion, ठीक है। और it leads to increased number of self-reacting lymphocytes. It presents with lymphadenopathy, hepatosplenomegaly and autoimmune cytopenia. Cytopenias क्या होते हैं? जो भी ब्लड सेल टाइप्स हैं उनमें उनका जो नंबर है वो रिड्यूस हो जाता है, जैसे एनीमिया में, ल्यूकोपीनिया में, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में, इन कंडीशंस में, ठीक है। Then the third pathway, it is the perforin or granzyme B pathway. यहाँ पर इन्होंने शो किया हुआ है। There is release of granules containing the perforin and granzyme B by immune cells. For example, cytotoxic T cell and the natural killer cell. अब यहाँ पर इन्होंने कहा हुआ है कि cytotoxic C cell है, साइटोटॉक्सिक टी सेल है, या फिर नेचुरल किलर सेल है। ये क्या करते हैं? ये इनको रिलीज करते हैं, किनको? परफोरेंस को और ग्रेंजाइम बी को। परफोरिन फॉर्म्स अ पोर एज द नेम इंडिकेट्स। ये परफोरेंस जो है पिंक कलर के एक पोर बना देते हैं, और ग्रेंजाइम बी जो है वो टारगेट सेल के अंदर एंटर होता है, कैस्पेजेस को एक्टिवेट करता है, और फिर वही एपोप्टोसिस का प्रोसेस प्रोसीड करता है। फिर अल्टीमेटली क्या होता है, ये जो भी एपोप्टोसिस हो गई, फिर एपोप्टोटिक बॉडी होती है। ये क्या करती है, इसके ऊपर लाइगेंड्स लगे होते हैं फॉर मैक्रोफेज सेल रिसेप्टर्स। ये लाइगेंड्स जाके मैक्रोफेज के साथ अटैच होते हैं, फिर उसी एपोप्टोटिक बॉडी जो है उसकी फेगोसाइटोसिस हो जाती है। सो दिस कंप्लीट्स एपोप्टोसिस। अब हम आते हैं नेक्रोसिस पे। नेक्रोसिस किसी भी इंजरी, ट्रॉमा की वजह से जो सेल डेथ होती है, जो कि बड़ी बिल्कुल अनप्लान्ड होती है, उसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। इट इज़ एक्सोजेनस इंजरी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज occurs unlike apoptosis in which the plasma membrane damage does not occur, ठीक है। So there is intracellular component leakage. Cell undergoes enzymatic degradation and protein denaturation. There is local inflammatory reaction unlike apoptosis, उसमें inflammation नहीं होती है। So it is very simple, पढ़ने से भी समझ आ रही है। अब इसकी different types है। It may be coagulative necrosis, liquefactive necrosis, there may be cases necrosis, fat necrosis, fibrinoid necrosis। तो ये different types of necrosis हैं। और देयर में भी गैंग्रीनस नेक्रोसिस। अब सबसे पहली कंडीशन जो कि हम पढ़ने लगे, दैट इज़ कोगुलेटिव नेक्रोसिस। ये किन कंडीशंस में देखी जाती है? ये या तो इस्कीमिया में देखी जाती है या फिर इन्फार्क्ट्स में देखी जाती है, मोस्ट टिश्यूज़ में एक्सेप्ट ब्रेन। ब्रेन के अलावा जितने भी टिश्यूज़ के इस्कीमिया या इन्फार्क्ट्स होते हैं उनके अंदर कोगुलेटिव नेक्रोसिस इज सीन। इसकी रीज़न क्या होती है? It occurs due to ischemia or infarction. The injury denatures the enzymes and there is proteolysis. Proteolysis is blocked. Histology क्या होती है? सबसे पहले हम देख लेते हैं कोगुलेटिव नेक्रोसिस में। ये आप डायग्राम देख सकते हैं ए में, ठीक है। अब हम देख क्या रहे हैं इसमें? दे से कि कोगुलेटिव नेक्रोसिस में there is preserved cellular architecture, यानी कि cell outlines they are seen but the nuclei disappear. Increased cytoplasmic binding of eosin stain
दैट इज़ इंक्रीज्ड इयोसिनोफिलिया और द रेड पिंक कलर, यानी सेल का रेड पिंकिश कलर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वो हमें इस डायग्राम में बहुत क्लियरली पता भी चल रहा है। सेल बाउंड्रीज भी इसमें इंटैक्ट है, वो भी पता चल रहा है। देन देर इज़ लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, ये किन कंडीशंस में देखी गई है? बैक्टीरियल एब्सेसिस में, जिसमें एब्सेस बन जाती है, या फिर सीएनएस इन्फार्क्ट्स में। इसकी रीज़न क्या होती है? न्यूट्रोफिल्स रिलीज लाइसोसोमल एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट द टिश्यू। तो न्यूट्रोफिल्स वो एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो सारे के सारे टिश्यू को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो बेसिकली न्यूट्रोफिल्स का रोल है लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में। हिस्टोलॉजी में क्या होता है? अर्ली में देर इज सेल्यूलर डेब्री एंड मैक्रोफेजेस, और लेट कंडीशन में क्या होता है? सिस्टिक स्पेसेस एंड कैविटेशन, स्पेशली सीन इन द सीएनएस। न्यूट्रोफिल्स एंड सेल डेब्री सीन विद बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में ये आप देख सकते हैं, दिस इज एंटायरली दे हैव शोन द लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। अच्छा जी, देन कम्स caseous necrosis. Caseous is basically trees like friable texture को हम caseous बोलते हैं। ये किन conditions में होती है? It is seen in TB, tuberculosis, systemic fungi, example histoplasma capsulatum and nocardia. इसकी कॉज क्या होती है? इट इज़ ड्यू टू मैक्रोफेजेस विच वॉल ऑफ द इन्फेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो भी ग्रैन्युलर डेब्री वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाती है वो केजियस नेक्रोसिस कॉज करती है। हिस्टोलॉजी क्या है? फ्रेगमेंटेड सेल्स एंड डेब्री सराउंडेड बाय लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस, ग्रैन्युलोमा, ट्रीज लाइक ग्रॉस अपीयरेंस। तो ये इसका डिस्टिंक्टिव फीचर है, देयर इज ट्रीज लाइक ग्रॉस अपीयरेंस, यू कैन सी राइट ओवर हेयर। ठीक है, ऑल राइट। इसके बाद है फैट नेक्रोसिस। अच्छा, इसकी दो सब टाइप्स हैं, देयर में बी एंजाइमेटिक और देयर में बी नॉन एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस। एंजाइमेटिक में क्या होता है? ये किन कंडीशंस में होती है? देखी गई है एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में, इन विच देयर इज सपोनिफिकेशन ऑफ पेरी पेंक्रियाटिक फैट। पेंक्रियास के अराउंड जो भी फैट होता है उसकी सपोनिफिकेशन हो जाती है, यानी कि हाइड्रोजनेशन होती है, जो फैट्स की फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को सपोनिफिकेशन कहते हैं। तो इसमें देखी गई है। और दूसरा नॉन एंजाइमेटिक, यानी ये ट्रॉमेटिक कंडीशंस में, जब भी फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट टिश्यू की इंजरी हो गई तो उसमें नॉन एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस होती है। रीज़न क्या होती है एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस और नॉन एंजाइमेटिक की? कि डैमेज्ड पैंक्रियाटिक सेल्स दे रिलीज लाइपेज व्हिच ब्रेक्स डाउन द टैग, लिबरेटेड फैटी एसिड्स बाइंड कैल्शियम, और सपोनिफिकेशन होती है, रिजल्टेंटली चॉकी वाइट अपीयरेंस। हिस्टोलॉजी में क्या है? आउटलाइंस ऑफ डेड फैट सेल्स विदाउट पेरिफेरल न्यूक्लियाई, यानी पेरिफेरल न्यूक्लियाई डिसअपीयर हो जाते हैं। सपोनिफिकेशन ऑफ फैट कंबाइंड विद कैल्शियम अपीयर्स डार्क ब्लू ऑन H&E स्टेन। डी में उन्होंने शो किया हुआ है, ये देखें यहाँ, यू कैन क्लियरली अप्रिशिएट इट राइट ओवर हेयर। ठीक है, अच्छा, सही है। देन कम्स फाइब्रिनॉइड। फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस, इट इज़ ऑल्सो क्लासिफाइड एज इम्यून और नॉन इम्यून। जो कि होती है इम्यून, उसमें हम देखते हैं इम्यून वैस्कुलर रिएक्शंस में, फॉर एग्जांपल इन केसेस ऑफ पोली आर्टराइटिस नोडोज़ा। पोली आर्टराइटिस नोडोज़ा क्या होता है? बेसिकली ये एक सिस्टेमिक नेक्रोटाइजिंग वैस्कुलाइटिस है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द vascular endothelium. ठीक है, इट इज़ सिस्टेमिक वैस्कुलर नेक्रोटाइजिंग वैस्कुलाइटिस, और ये मीडियम साइज्ड आर्टरीज और वेसल्स को अफेक्ट करता है। और इसमें इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूरिज्म्स, थ्रोम्बोसिस। ठीक है, और दूसरी कंडीशंस है नॉन इम्यून वैस्कुलर रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल हाइपरटेंसिव इमरजेंसी या प्रीक्लैम्पशिया। प्रीक्लैम्पशिया वेरी फेमस टर्म, इट इज़ प्रेगनेंसी रिलेटेड हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, जिसमें हाइपरटेंशन होती है और प्रोटीनूरिया होती है when after 20 weeks of gestation, और इसमें often it is accompanied by edema. It can progress to eclampsia अगर ये untreated रहे, और इसमें रिस्क होते हैं मदर को भी फीटस को भी। तो इन कंडीशंस में पोलीआर्टराइटिस नोडोज़ा और प्रीक्लैम्पशिया में फाइब्रॉइड नेक्रोसिस इज सीन। रीज़न क्या होती है? कॉज क्या होती है? देयर इज इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, एंड प्लाज्मा प्रोटीन लीकेज फ्रॉम द डैमेज्ड वेसल। प्लाज्मा प्रोटीन की एग्जांपल में उन्होंने फाइब्रिन बताया हुआ है।
हिस्टोलॉजी में क्या होता है, वेसल वॉल्स कंटेन eosinophilic layer of proteinaceous material, this, ठीक है, इस डायग्राम में you can clearly see. Then the last type of necrosis is gangrenous necrosis, distal extremity and GI tract में देखी गई है after chronic ischemia. Now causes इसकी दो होती हैं, either dry and wet. ड्राई में इस्कीमिया की वजह से होती है और वेट नेक्रोसिस जो है सुपर इन्फेक्शन की वजह से होती है. फिर जो इसकी हिस्टोलॉजी है उसमें उन्होंने कॉक्यूलेटिव, ड्राई में कॉक्यूलेटिव और वेट में लिक्विफैक्टिव सुपर इम्पोज्ड अनकॉक्यूलेटिव, और ये इन्होंने इसकी डायग्राम शो की है गैंग्रीनस नेक्रोसिस की. So I think this is it for today's lecture, जिसमें हमने basically we went through apoptosis. What is apoptosis? What are the different pathways involved in apoptosis? There are basically three pathways: intrinsic, extrinsic, and the perforin granzyme B pathway. Then we discussed about necrosis. We studied about the different types of necrosis, which involve coagulative, liquefactive, gaseous, fat, fibrinoid, and gangrenous necrosis. So इन दोनों को हमने compare किया इन दो important processes को. In the next lecture, we'll proceed with ischemia, inshallah, most probably, hopefully. So that's it for today.